ललकार पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और अरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार किस्त नंबर 29। और ये कंवल, ये मेरी बहन है। ये सिद्दीकी साहब इसका जिक्र क्यों फरमा रहे थे? दरअसल वालदा और कंवल एक दो बार मेरे केस के लिए सिद्दीकी साहब से मिली हैं। वो मेरी वालदा की बड़ी इज्जत करने लगे हैं। वैसे वो खुद भी नेक बंदे हैं। वकालत के अलावा दीनी कामों में भी हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कोई फर्म बना रखी है जिसमें बेसहारा लोगों को मुफ्त कानूनी मदद दी जाती है। मुफ्त कानूनी मदद, इकबाल ने सारा लाया। इस लफ्ज़ मुफ्त में बड़ा जादू है भाई। मुफ्त जहर भी मिले तो हम लोग फ़ौरन फांकने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जहाँ तक सिद्दीकी साहब के नेक होने का सवाल है, उसके ये रिश्वत ही काफ़ी है कि वो तेरे जैसे नेक बंदे का केस फी सबिलिल्लाह लड़ने का इरादा रखता है। कादर के साथ इमरान और इकबाल की तफ्तीशी गुफ्तगू जारी थी और मेरी परेशानी लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। मैं जज्बात का शिकार होकर कादरे के सामने आ गया था और इसका सरीहन मतलब था कि मैं सेठ सिराज और दीगर लोगों के सामने आ गया हूँ। अब मेरे घर वालों के लिए कोई भी संगीन ख़तरा खड़ा हो सकता था। इमरान मेरे साथ पहलू के कमरे में आया और सूरत हाल के बारे में मशवरा किया। इमरान बड़ी संजीदगी से सोच रहा था कि कादर लंबे को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर इतना लील किया जाए कि फिर गाड़ी में डालकर यहाँ से निकाल लिया जाए। उसका कहना था कि बेहोशी का इंजेक्शन और सिरिंज वगैरह उसकी गाड़ी में मौजूद है। मैंने पूछा, क्या तुम्हें पहले से पता था कि किसी को बेहोश करना पड़ेगा? देखो जिगर, हमारा बाजीगरी का काम, सारा काम जजमेंट पर होता है। एक झूले से दूसरे झूले पर छलांग लगाते हुए, मोटरसाइकिल पर करतब दिखाते हुए और आंखों पर पट्टी बांधकर खंजर चलाते हुए, सब कुछ जजमेंट पर डिपेंड करता है। यहाँ भी बस एक जजमेंट ही थी, शायद ऐसा कुछ करना पड़ जाए। लेकिन ये तो बहुत ख़तरनाक काम होगा। सीधा साधा अगवा का मामला बन जाएगा। मेरे ख्याल में तो ये अगवा का मामला नहीं होगा, बल्कि हम एक अगवाशुदा शख्स को बायाब कराएंगे। मैं समझा नहीं। हमारे साथ रहोगे तो जिगर समझना भी सीख जाओगे। मुझे शक पड़ रहा है कि सेठ सिराज वगैरह इस बदबख्त कादरे के ख़िलाफ़ डबल गेम खेल रहे हैं। किसी ख़ास मतलब के लिए इसको सरबत के मामले में ज़रूरत से ज़्यादा डराया जा रहा है। यह भी हो सकता है कि ये सिद्दीकी नाम का बंदा भी सेठ सिराज का हम नवाला हम प्याला हो। वो कादरे को इस केस से बचाने का लालच देकर इससे कोई फ़ायदा हासिल करना चाहता हो। कहीं कादरे की बहन ही का कोई चक्कर ना हो। मेरा मतलब है सिद्दीकी ने 2-3 बार कादरे की बहन की बात की थी। इन बातों का तो पता वक्त के साथ ही चल सकता है। फ़िलहाल तो फौरी तौर पर हमें फ़ैसला करना है कि हम कादरे को यहाँ छोड़ जाएं या फिर मेहमान बना लें अपने 5 स्टार घर में। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता और मुझे पता है तुम मेरी बात मानोगे भी नहीं। देखा ना, अब आहिस्ता आहिस्ता बाकी तमाम बातें तुम्हारी समझ में आना शुरू हो गई हैं। वो बड़ी अदा से मुस्कराया, फिर उंगली से अपनी कनपट्टी खुजा कर बोला, एक काम करो, 2 मिनट के लिए मुझे और इकबाल को अकेले में मशवरा करने दो। इस दौरान में तुम ज़रा इस मुसीबत के पास रुको। इसने मुझे पिस्तौल दे दिया। मैंने रवानी में पिस्तौल थाम तो लिया, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो बड़ी होशियारी से मुझे अपने नेक कामों में शरीक करता चला जा रहा है। आज से चंद रोज़ पहले मैंने सोचा भी ना था कि मैं इस तरह एक भरा हुआ पिस्तौल थामकर बाजी के एक बदमाश दोस्त को गन पॉइंट पर रखूँगा और वो नज़रें झुकाए मेरे सामने बैठा रहेगा। मैं इमरान की हिदायत के मुताबिक पिस्तौल बदस्त कादरे के पास रहा और दूसरे कमरे में इमरान और इकबाल आपस में घुसर फुसर करते रहे। कुछ ही देर बाद इमरान अपने हाथ में एक सिरिंज लिए नमूदार हुआ। उसके अकब में इकबाल था। सिरिंज देकर कादरे के ज़ख्मी चेहरे पर बहुत से सवालिया निशान उभर आए। ये टीका लगवा लो, तुम्हारे फ़ायदे के लिए। दर्द ठीक हो जाएगा और इन्फेक्शन भी नहीं होगा। इमरान ने कादरे से कहा। नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक नहीं हो बेटा जी, देखो तुम्हारा रंग बिल्कुल पीला हो रहा है। उसने थोड़ी सी ताकत भी आएगी और तुम्हारा दिमाग भी अच्छे तरीके से काम करने लगा।
लगेगा। एक इस तरह टीके में बहुत कुछ है, तुम्हारे बहुत सारे दर्द दूर हो जाएंगे। समझो टीका नहीं जादू की छड़ी है। चलो शाबाश। पिस्तौल बदस्तूर इकबाल के हाथ में था। वो कादर लंबा जानता था कि मज़ामत करेगा तो सर पर फिर पिस्तौल की तकलीफ दे ज़रब सहनी पड़ेगी। इकबाल ने उसकी आस्तीन चढ़ाई और इमरान ने इंजेक्शन दे दिया। 2-4 मिनट में ही कादरे की पलकें बोझल होने लगी और वो कुछ देर बाद बड़बड़ाता रहा। फिर सोफे पर एक तरफ को झुकता दुनिया व माफिया से बेखबर हो गया। सारा प्रोग्राम जैसे इमरान और इकबाल ने पहले ही तय कर लिया था। इमरान ने मुझसे गाड़ी की चाबी ली और घर का गेट खोलकर उसे अंदर ले आया। बेहोश कादरे को उठाकर गाड़ी की पिछली नशिस्त पर इस तरह लिटाया गया कि उसका सर मेरी गोद में आ गया। उसके ऊपर एक छोटा सा कंबल डाल दिया गया। अब देखने में यही लग रहा था कि हम किसी बीमार को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। मजीद मिट्ठू का घर छोड़ने से पहले इमरान और इकबाल ने वहां अपनी मौजूदगी के सारे आसार मिटा दिए। जिन जगहों पर फिंगरप्रिंट्स का अंदेशा था वहां की सफाई कर दी। घर की हल्की फुल्की तलाशी में इंडियन शराब की चंद बोतलें, हेरोइन की पुड़ियाँ और 2 राइफलें भी नजर आईं। बहरहाल इन अशिया को जहाँ का था वहीं रहने दिया गया। कुछ ही देर बाद हम मजीद मिट्ठू के घर से निकल रहे थे। गली में इक्का दुक्का अफराद ने हमें देखा, लेकिन किसी ने भी खुसूसी तवज्जो नहीं दी थी। तकरीबन 40-45 मिनट बाद हम रावी रोड में इमरान के घर में दाखिल हो चुके थे। शाम के बाद ही कादरा मुकम्मल तौर पर होश में आ सका। उसने खुद को एक अजनबी जगह देख कर वावेला किया। वो ये बात जान गया था कि उसे इंजेक्शन के ज़रिए बेहोश करके समनाबाद वाले मकान से निकाल लिया गया है। जब उसके होश कुछ ठिकाने पर आए तो इमरान ने उसे चाय पिलवाई और उससे सवालात पूछने शुरू किए। इमरान उससे इब्रार सिद्दीकी नामी शख्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाह रहा था। कादर ने भराई हुई मस्कीन आवाज़ में कहा, मैंने आपको बताया तो है कि सिद्दीकी साहब वकील हैं। इनका काफ़ी नाम है। जब मैं और शकील लाल कोठी में मैडम सफूरा के पास थे, ये वहाँ 2-3 बार आए थे। अंकल सराज से भी इनकी जान पहचान हुई थी। उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है। उम्र 35 और 40 के दरमियान होगी। मैडम सफूरा और सेठ सराज से इस बंदे का क्या ताल्लुक है? इमरान ने पूछा। मुझे ठीक से तो पता नहीं, मगर लगता है मैडम सफूरा की तरह सिद्दीकी साहब को भी पुरानी चीज़ों का थोड़ा बहुत शौक़ है। यही मूर्तियाँ, पुराने बर्तन और जेवर वगैरह। तुम्हारी वालदा से सिद्दीकी की मुलाकात कब और कैसे हुई? इकबाल ने दरियाफ्त किया। मेरी वालदा और बहन 1-2 बार लाल कोठी आई थी मुझसे मिलने के लिए। शायद वहीं पर सिद्दीकी साहब ने इन्हें देखा था। अब तुम कहते हो कि तुम्हारी वालदा से सिद्दीकी की अच्छी जान पहचान हो चुकी है? जी हाँ, मेरे ख्याल में अंकल सराज ने ही वालदा को बताया था कि सिद्दीकी साहब मुझे इस केस से निकालने में मदद कर सकते हैं। इसके बाद वालदा और कंवर सिद्दीकी साहब ने से मिलने उनके दफ्तर भी गई थी। वो खुद क्यों गई थी? क्या इसके काम के लिए कोई मर्द नहीं था? इकबाल ने पूछा। कादर ने चौंकर इकबाल को देखा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, और कौन जाता? एक भाई के सिवा मेरा कोई और ऐसा है नहीं है जो ये भाग दौड़ कर सके। वो भाई भी मस्कत में बैठा हुआ है। इमरान ने ज़हरखंद लहजे में कहा, इस वक्त तो यही लग रहा है कि तुम दुनिया के मजलूम तरीन बंदों में से एक हो। तुम्हारी आमदनी इतनी ज़्यादा नहीं कि थाने कचहरियों के खर्चे बर्दाश्त कर सको। तुम्हें नकरदा गुनाह की सज़ा से बचाने के लिए तुम्हारी बूढ़ी वालदा और जवान बहन खुद ही भाग दौड़ करती फिर रही है। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम भी शकील की तरह जान बचाने के लिए पाकिस्तान से बाहर जा सको, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारी बातें तब तुम्हारे दिमाग में नहीं आई जब तुमने एक गुंडे का रूप धारा हुआ था, एक शरीफ लड़की का जीना हराम किया हुआ था और वाजी के साथ मिलकर उसे उठाने और बेआबरू करने के मंसूबे बना रहे थे। कितना अच्छा होता अगर उस वक़्त तुम अपनी वालदा और जवान बहन का ख्याल करते, जो अब तुम्हें बचाने के लिए धक्के खाती फिर रही हैं। कादरे की झुकी हुई गर्दन बदस्तूर झुक गई। आज दोपहर वाली चोटों की वजह से उसका चेहरा जगह जगह से सूज गया था और सोजिश के सबब एक आंख तकरीबन बंद हो चुकी थी। अपने हुलिये के सबब वो मस्का खेज लग रहा था। इकबाल ने पूछा, तुम्हें पता है कि सिद्दीकी कहाँ रहता है? नहीं, घर का पता नहीं, पर इनका दफ्तर पुरानी अनारकली की तरफ है, सिद्दीकी लॉ एसोसिएट्स के नाम से। तुम्हारा क्या ख्याल है, इस वक्त वो अपने दफ्तर में होगा?
कादरे ने वाल कला नज़र डाली। 8:30 का वक्त था। वो बोला, हाँ, अगर वो लाहौर से बाहर नहीं गया तो दफ्तर में ही होंगे। यही वक्त था जब कादरे के मोबाइल पर फ़ोन की घंटी बजने लगी। ये मोबाइल फ़ोन अब इमरान की जेब में था। उसने फ़ोन निकालकर स्क्रीन का जायज़ा लिया। इस पर कमल का नाम चमक रहा था। ये कादरे की बहन की कॉल थी। इमरान ने सरसराते लहजे में कादरे को हुक्म दिया, चल कार रिसीव कर, खबरदार कोई इशारी नहीं दिखानी। इस तरह बात कर जिस तरह मजीद मिट्ठू के घर में करता था, और स्पीकर ऑन कर ले। कादरे के चेहरे पर परेशानी बढ़ गई। उसने कार रिसीव की और स्पीकर ऑन कर दिया। एक जवान नस्वानी आवाज़ कमरे में गूंजी, हेलो हेलो। कादरे ने मरी मरी आवाज़ में जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम कादर भाई, कमल ने कहा। वालेकुम सलाम, कैसी हो? बस ठीक हूँ। क्या बात है, आज आप कुछ सुस्त लग रहे हैं, खैरियत तो है? हाँ खैरियत है, बस सर में हल्का दर्द था। सर दर्द परेशानी की वजह से होता है भाई, लेकिन अब अल्लाह ने चाहा तो हमारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। मैं तो समझती हूँ कि ऊपर वाले ने सिद्दीकी साहब को हमारे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है। वो दोपहर को फिर आए हुए थे, खाना हमारे साथ ही खाया, असर के बाद गए, बड़ी तसल्ली दे रहे थे। कादर खामोश रहा। शायद वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन हमारी वजह से कुछ कह नहीं पा रहा था। चंद सेकंड बाद कमल की आवाज़ दोबारा उभरी, भाई आप मेरी तरफ से बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, सिद्दीकी साहब के साथ, मेरा मतलब मैं इनके साथ खुश रहूँगी। मैं इनको बड़ी हद तक जान गई हूँ। वो दिल के बहुत अच्छे हैं। अम्मी ने चाचा अमीन के ज़रिए पता करवाया है। सिद्दीकी साहब ने अपने बारे में जो कुछ बताया वो बिल्कुल दुरुस्त है। 8-10 साल पहले इनकी शादी हुई थी। 2 साल बाद इनकी बीवी का इंतकाल हो गया था। इसके बाद से वो अकेले रह रहे हैं। बच्चा भी कोई नहीं है। खुदा तरस और हमदर्द बंदे हैं। इलाके में इनकी नेक नामी है। कादर अब भी खामोश रहा। उसकी पेशानी पर पसीना चमकने लगा था। गालबन उसका दिल चाह रहा था कि फ़ोन बंद कर दे, मगर हमारी वजह से वो ऐसा नहीं कर सकता था। हेलो कादर भाई, आप चुप क्यों हो गए? कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं। दूसरी तरफ चंद सेकंड खामोशी रही। फिर कमल ने कहा, भाई अम्मी बता रही थी कि आप उम्र की बात कर रहे थे। कह रहे थे कि सिद्दीकी साहब की उम्र थोड़ी ज़्यादा है। भाई ये कोई ऐसा अहम मसला नहीं है, कम अज़ कम मेरे लिए तो नहीं है। मेरी और उनकी उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 साल का फ़र्क होगा। हमारे ही ख़ानदान में 2-3 शादियाँ ऐसी हो चुकी हैं जिसमें मियाँ बीवी की उम्र में 8-10 साल का फ़र्क है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई सिद्दीकी साहब नेक और हमदर्द हैं। इनकी तबीयत में जो हमदर्दी है वो अम्मी को और मुझे बहुत पसंद आई है। अच्छा, इस बारे में फिर बात करेंगे, कादर बोला। क्या आपके पास कोई और भी है? कमल ने पूछा। नहीं तो बस ज़रा दर्द हो रहा है सर में। अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर डॉक्टर को दिखाएं। कमल के लहजे में एक बहन की बेताब मोहब्बत थी। दोनों के दरमियान 1-2 जुमलों का मज़ीद तबादला हुआ। इस दौरान में कादरे के फ़ोन की बैटरी जवाब देगी और रब्ता ख़त्म हो गया। सूरत-ए-हाल एकदम वाज़ेह तर हो गई थी। हमारा ये अंदाज़ा दुरुस्त निकला था कि ये सिद्दीकी नाम का एडवोकेट कादरे की माँ बहन के साथ जो वालियाना हमदर्दी दिखा रहा था, इसके पीछे कोई और मकसद था, और ये मकसद था कादरे की बहन। कादरे के नकोश भी बुरे नहीं थे। अंदाज़ा होता था कि इसकी बहन खूबसूरत रही होगी। उसकी यही खूबसूरती सिद्दीकी को कादरे और इसके घर वालों के करीब ले आई थी। यकीनन ऐसा ही हुआ था। कादरा सर झुकाए बैठा था। उसके वरमज़दा चेहरे पर शर्मिंदगी साफ पड़ी जा सकती थी। बहन जो कुछ कह रही थी वो अपनी जगह था, मगर अंदर की हकीकत कादरा भी बड़ी अच्छी तरह समझ रहा था। उसकी बहन वही कुछ कर रही थी जो हवा की बेटी हमेशा से करती रही है। कुर्बानी देती रही है, कुछ अपने बाप और भाई की इज्जत बचाने के लिए, कभी शौहर को आफात से निकालने के लिए, और कभी अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इसके जिस्म और उसकी रूह को नकरदा गुनाहों के कुफारे में हमेशा छिदा गया है। ऐसी जंगों की सज़ा दी गई है जो उसने छेड़ी ही नहीं थी। उसे इन बदअमालियों के अवज़ कुर्बानगाहों पर लटाया गया है जो उसने की ही नहीं थी। उसे ऐसी रस्मों की खातर आग में ज़िंदा जलाया गया है जिनका मकसद सिर्फ मर्द की अज़मत को साबित करना था, और इन सारे मज़ालम के हवाले से औरत का कसूर सिर्फ़ और सिर्फ इतना रहा है कि वो कमज़ोर थी और औरत थी। इमरान ने कादरे की ठोड़ी के नीचे उंगली रखी और उसके झुके हुए चेहरे को ऊपर उठाते हुए बोला,
कादर बेटा, शर्मिंदा होने की कौन सी बात है। ज़िंदगी से बढ़कर कोई चीज़ प्यारी नहीं। तुम्हारी जान छूट रही है, इसके बदले तुम्हारी बहन को एक बड़ी उम्र के आशिक से शादी करनी पड़ जाएगी। ये नुकसान का सौदा नहीं है। कादर के होंठ लर्ज कर रह गए। बेइज्जती का एहसास उसके चेहरे के बिगड़े हुए नकूश को और भी बिगाड़ने लगा। ऐसी छोटी मोटी बातों को दिल से नहीं लगाया करते कादरे साहब। इकबाल ने भी तंज का जहरीला तीर छोड़ा। ये इब्रार सदीकी तेज तरार बंदा लगता है, लंबे चक्रों में नहीं पड़ेगा। हो सकता है 2-4 महीने पास रख कर छोड़ दे तुम्हारी बहन को। और तुम जैसों की माएँ बहनें तो होती ही इसीलिए हैं। तुम्हारे कारनामों के बदले सबसे पहले इनको ही गाली दी जाती है, और कारनामा जितना बड़ा होता है गाली भी इतनी बड़ी होती है। तुमने एक शरीफ लड़की को सड़क से उठाया था, अब तुम्हारी बहन को भी कोई उठा रहा है, बस तरीके का फ़र्क है। तकरीबन 1 घंटे बाद कादरे के मोबाइल की घंटी फिर बजने लगी। मोबाइल इस वक्त चार्जर पर लगा हुआ था। मैंने स्क्रीन देखी, इस पर अंकल का नाम आ रहा था। ध्यान सीधा सिराज की तरफ गया। इमरान ने भी स्क्रीन देखी और फिर कादरे से कहा वो पहले की तरह मोबाइल का स्पीकर ऑन करके कार रिसीव करे। कादरे ने कार रिसीव की। दूसरी तरफ से सेठ सिराज की मनहूस आवाज़ उभरी, हाँ भाई कादर, क्या हाल चाल है।